बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन और सबसे बड़ी धमाकेदार स्टोरी के साथ। नाज़रीन, हमने अपनी कल वाली वीडियो में ओवरसीज़ पाकिस्तानी अमरीकियों के सरकर्दा रहनुमा आतिफ़ खान के ताज़ा तरीन इंटरव्यू के हवाले से कहा था कि नई ट्रंप इंतज़ामिया की तरफ से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को ये फ़ोन आ चुका है कि इमरान खान की रिहाई और इक़्तिदार में वापसी का रास्ता बनाया जाए। और आतिफ़ खान के बारे में आप जानते हैं कि वो इमरान खान के इंतहाई करीबी हैं। और और इस हवाले से जब हमने नाज़रीन यहाँ रावलपिंडी में जो ताकतवर हलके हैं, पावर कॉरिडोर्स हैं, वहाँ से रीचेक किया तो ये धमाका खेज़ इंकशाफ हुआ कि वाकई इस किस्म का पैगाम मौसूल हो चुका है। और न सिर्फ पैगाम मौसूल हो चुका है बल्कि इस पर अमल दरामद का आगाज़ भी हो गया है और मुतल्लिका इदारों को इंतहाई खामोशी से नई गाइडलाइंस भी दे दी गई हैं। और आने वाले 1.5-2 हफ्तों के दौरान पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी से सियासी डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं। इन ज़राए का नाज़रीन दावा है कि इमरान खान का पहला बड़ा मुतालबा तस्लीम करते हुए तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का हुक्म दिया जा चुका है और इंसदादे दहशत गर्दी अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक तमाम जज साहिबान ने अपनी नई टोन सेट भी कर ली है। इस हवाले से नाज़रीन ज़राए ने ये बड़ा चौंका देने वाला इंकशाफ भी किया है कि इमरान खान और तमाम पीटीआई रहनुमाओं व कारकुनों की रिहाई के लिए 10 रोज़ की डेडलाइन भी दे दी गई है। ये डेडलाइन किसने दी है, आज ये बड़ी खबर भी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं और ये भी बताएंगे कि ये जो हुक्म है ये कितने दिन पहले आया कि जिसमें कहा गया है कि इमरान खान समेत तमाम सियासी कैदी रिहा करके रिपोर्ट पेश करें। नाज़रीन, रावलपिंडी इस्लामाबाद के ईवान इक़्तिदार की ग़ुलाम गर्दिशों में अब यही सीना गज़ट चल रहा है कि नून लीग के अलविदाई दिन आ गए हैं और हर गुज़रते दिन के साथ अब इनकी रुखसती की तैयारियां वाज़े होने लगेंगी। नाज़रीन, अमेरिका से आने वाली फ़ोन कॉल का पहला नतीजा कहां से वाज़े तौर पर बरामद हो गया है। आज की वीडियो का आगाज़ इसी धमाकेदार डेवलपमेंट से करते हैं, लेकिन इससे पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों को याद दिलाना चाहते हैं कि ये चैनल आपका अपना है। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर सब्सक्राइब करके घंटी का निशान दबा दें ताकि हमारे जो नोटिफिकेशंस हैं नई वीडियोस के वो आपको बर वक्त मिलते रहें और कोई अहम नोटिफिकेशन या कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह ना जाए। नाज़रीन, आपको पसंद आए अगर ये वीडियो तो आपने इसे दोस्तों और पाकिस्तानी अवाम के साथ शेयर भी करना है ताकि मायूसी और नाउम्मीदी फैलाने वाले बिकाऊ मेन स्ट्रीम मीडिया की जो प्रोपेगंडा है इसका फौरी तोड़ किया जा सके, जो इस नून लीग की हुकूमत की गिरती हुई दीवार को अपने प्रोपेगंडे के ज़ोर पर मजबूत इमारत शो कर रहा है और बड़ी झूठी कहानियां फैलाई जा रही हैं ताकि 25 करोड़ आवाम को मज़ीद परेशान किया जाए। हालांकि जितना ये 2.5 सालों में परेशान हो गए हैं अब इन्हें मज़ीद परेशान करना बनता नहीं है। और जो ये बहुत बड़ी खुशखबरी आई है ये फौरी तौर पर सब दोस्तों तक पहुंचनी चाहिए और इसमें जो हम आज डिटेल बयान करने जा रहे हैं और जो आज गुफ्तगू होगी उसके बाद यकीन जानिए कि आपके दिल भी खुशी से लबरेज हो जाएंगे। नाज़रीन, पहले चंद सत्रें यूक्रेन से आने वाली ब्रेकिंग न्यूज़ की सुन लें, फिर वाशिंगटन और रियाद से रावलपिंडी इस्लामाबाद आने वाली फ़ोन कॉल की तफसीलात बयान करते हैं। नाज़रीन, कल यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा लॉयड ऑस्टिन ने मुलाकात की और इस दौरान दोनों ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से ख़िताब करते हुए नए अमरीकी सदर ट्रंप से दर्दमंदाना अपील की कि वो रूस से जंग के हवाले से यूक्रेन की मदद करने का सिलसिला बंद न करें।
नाज़रीन, यूक्रेन वो मुल्क है जिसे अमेरिका पिछले 2-2.5 सालों के दौरान 60 अरब डॉलर से ज़्यादा जंगी व मुआशी इमदाद दे चुका है। जनाब, 60 अरब रुपए नहीं, 60 अरब डॉलर। पाकिस्तान का कुल जो 3 सालों का IMF का पैकेज है वो 6 अरब डॉलर है या 7 अरब डॉलर है, और ये 60 अरब डॉलर है। 10 गुना ज़्यादा जिस मुल्क को इमदाद दी जा चुकी है। और पूरा मगरब, यूरोपीय ममालक, यूरोपीय यूनियन और नेटो ममालक इसके सिफारशी हैं, और पेंटागन इसका सबसे बड़ा सिफारशी है। इसके बावजूद ट्रंप इसके साथ क्या सलूक करेगा, इसके हवाले से इतनी दुनिया की जो सबसे ताकतवर लॉबी है उसके दिल भी धड़क रहे हैं, और अमरीकी वज़ीर दिफा और यूक्रेनी सदर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर ट्रंप से अपील कर रहे हैं, दर्दमंदाना अपील। एक तरफ ये हाल है और एक तरफ हमारा क्या हाल है कि पाकिस्तान व की जो हुकूमत व इस्टेब्लिशमेंट है, जिसे आलमी सतह पर उस लेवल की सपोर्ट भी हासिल नहीं है जिस तरह की यूक्रेन को हासिल है। तो इसके हवाले से जो हमारी हुकूमत है, हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया ये तासुर फैला रहा है कि जनाब सानू ते ट्रंप दे आने नाल कोई फ़र्क ही नहीं पैंदा, इस हुकूमत को ट्रंप के आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जबकि असल सूरत हाल ये है नाजरीन कि वो फ़ोन कॉल आ भी चुकी है जिसका इंतज़ार था, बल्कि अब इस पर अमल दरामद जारी है, अमल दरामद शुरू हो चुका है। बहुत बड़ी खबर नाजरीन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि जिस फ़ोन कॉल का आतिफ खान ने कल के इंटरव्यू में वाज़े तौर पर इजहार किया कि वो फ़ोन कॉल जा चुकी है यहाँ अमेरिका से पाकिस्तान में, तो वो जब हमने रीचेक किया है, जैसा कि हमने शुरू में आपको बताया, तो वो बात बिल्कुल दुरुस्त है। वो फ़ोन कॉल आ भी चुकी है और उस पर अमल दरामद शुरू भी हो चुका है। ये एक्सक्लूसिवली सबसे पहले आपका ये चैनल ये ख़बर आपको दे रहा है नाज़रीन। और इस पर अमल दरामद का आगाज़ किस अंदाज़ में हुआ है ये कुछ तो आपके नोटिस में भी होगा, लेकिन जो आज तफसील हम आपको बयान करेंगे और जिस एंगल से ये बात सारी समझाएंगे, और जो हम अहम तरीन जो इस हवाले से जो ज़राए के हवाले से ख़बर देंगे, तो आपको भी यकीन आ जाएगा कि वाकई सूरत हाल बदल चुकी है और तब्दीली आ गई है। नाज़रीन, फ़ौजी अदालतों से सज़ाएँ पाने वालों को आर्मी चीफ़ की तरफ से मुआफ़ी का जो सिलसिला हुआ शुरू कुछ अर्सा पहले, ज़राए का दावा है कि वो इस सिलसिले में पहला कदम था। और दूसरा कदम कल इंसदादे दहशत गर्दी की इस्लामाबाद की अदालत के जज मोहम्मद जुल्करनैन ने अपना महफूज फ़ैसला सुनाते हुए 26 नवंबर जलाओ घेराव केसेस में गिरफ्तार 165 PTI कारकुनों की ज़मानतें मंजूर कर ली हैं और उन्हें 5-5 हज़ार रुपये के मचलके पर रिहा करने का हुक्म भी दे दिया है। नाज़रीन, आपने 2 फिगर्स पर गौर करना है तो आपको भी समझ आ जाएगी कि ये सब वाशिंगटन और रियाद से आने वाली फ़ोन कॉल्स का करिश्मा है जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। पहली फिगर है 165, यानी सिर्फ एक फ़ैसले में इकट्ठे 165 यानी 150 से भी ज़्यादा कारकुनों को रिहा किया जा रहा है। और दूसरी फिगर है 5,000 रुपये की, यानी इतने ख़तरनाक दहशतगर्द जिनके केसेस आम अदालतों में नहीं चल सकते थे, वो इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों में चल सकते हैं। तो उनको रिहाई के लिए ज़र ज़मानत क्या रखा गया है, सिर्फ 5-5 हज़ार रुपये का मचलका। इससे भी नाज़रीन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ख़ुद अदालत का मंशा ये है या ख़ुद ताकतवर लोगों का मंशा ये है कि गिरफ़्तार कारकुनों की रिहाई में ज़र्रे ज़मानत की वजह से भी कोई तकलीफ़ या ताख़ीर न हो और तमाम मुल्ज़मान जिन्हें कल तक ख़तरनाक दहशतगर्द करार दिया जा रहा था वो फ़ौरी तौर पर रिहा हो जाएं, और ताकि उन्हें फिर ये जो ताकतवर लोग हैं, ताकतवर हल्के हैं, उन्हें वापस वाशिंगटन और रियाद रिपोर्ट करने में आसानी हो कि जनाब आपके अहकामात पर अमल दरामद हो शुरू हो गया है और सैकड़ों के हिसाब से सियासी कारकुनों की रिहाई अमल में आ भी चुकी है।
नाज़रीन, इकट्ठे 165 ख़तरनाक दहशत गर्दों की सिर्फ 5-5 हज़ार के मचलकों पर रिहाई के इस अमल को आप यूं भी कह सकते हैं लाइटर मोड में कि कमीज़ लगी फटने, खैरात लगी बटने। अब खैरात बड़े पैमाने पर आ गई है कि कुड़ियों मुंडियों चीज़ वंडींदी लई जाओ। अब ये चीज़ वंडींदी होने लगी है अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह के करम से। ये तो है नाज़रीन 26 नवंबर के गिरफ्तार मुल्ज़मों का मामला। अब 9 मई वाले मुल्ज़मान के बारे में सुप्रीम कोर्ट क्या टोन सेट करने जा रही है और एक ही झटके में तमाम मुल्ज़मान की सज़ाएं कलअदम करके ये सारे मुकदमात फ़ौजी अदालतों से इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतों में भिजवा कर उन्हें फिर ज़मानतें देने का, इसी तरह जिस तरह 165 को इकट्ठी ज़मानतें दे दी गई हैं, उन सब की ज़मानतों पर फौरी रिहाइयाँ अमल में आने वाली हैं, ऐसा कहना है ज़राए का। और अब ये तफसील भी सुन लें ताकि आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो आईनी बेंच है वो इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी व मंशा से बना था। ये बात तो अब पूरा पाकिस्तान जानता है कि जो आज़ाद ख्याल जज साहिबान थे उन्हें इस बेंच में शामिल ही नहीं किया गया था, हालांकि वो सीनियर तरीन जज साहिबान थे और सिर्फ उन्हीं जजेस को आईनी बेंच में शामिल किया गया जिनकी रावलपिंडी ने मंजूरी दी थी। लेकिन कल फ़ौजी अदालतों से सज़ा के ख़िलाफ़ इंट्रा कोर्ट अपील में ये सारे हम ख्याल जज अचानक आज़ाद ख्याल नज़र आने लग गए थे। लेकिन 7 में से 5 तो कम अज़ कम जिनके रिमार्क्स शाया हुए हैं आज के अखबारात में, वो बिल्कुल ही आज़ाद ख्याल नज़र आने लग गए थे। तो ये करिश्मा कैसे हो गया? ये इतनी जल्दी जिन्होंने एक तवील रिकॉर्ड रखा है हम ख्याल जज होने का इस्टेब्लिशमेंट के, वो चंद रातों के अंदर ही क्यों आज़ाद ख्याल हो गए हैं, इसके पीछे क्या साइंस है, ये भी आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। नाज़रीन, इन्होंने आज जो कल गुफ्तगू की जो सवालात किए वज़ारत ख़ारजा के वकील ख्वाजा हारिस से, ऐसे आइनी व कानूनी नुकात के तोप खाने से गोलाबारी की कि जिसने इस सारे केस को ही उड़ा कर रख दिया है और साफ नज़र आने लग गया है कि जिन कुव्वतों ने ये आइनी बेंच बनवाया था अब उन्हीं की तरफ से पैगाम आ गया है कि फ़ौजी अदालतों से सज़ा याफ्ता मुल्ज़मान को भी फौरी रिलीफ भी देना है। यूँ 7 रुकनी आइनी बेंच के कम अज़ कम जो 5 जज साहिबान हैं उनके सवालात ने ऐसी गोलाबारी की है कि केस की बुनियाद ही उड़ाकर रख दी है। नाज़रीन, आप ख़ुद सोचें कि ये जो सवालात हैं इनकी वजह से अब मामला अचानक किस तरफ चल पड़ा है। जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान की सरबराही में कायम 7 रुकनी बेंच के मेंबर जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने सवाल किया कि माजी में फ़ौजी तनसीबात पर इंतहाई खौफनाक दहशत गर्द हमले हुए। कराची में नेवल बेस पर हमला करके $1 अरब कराची में $1 अरब मालियत का जासूस तैयारा ओरियन तबाह कर दिया गया, जो सिर्फ पाकिस्तान के पास टोटल 2 तैयारे थे। इतना अहम, बड़ा और कीमती तैयारा था। GHQ पर नाज़रीन आपको याद होगा कि हमला हुआ था, दहशत गर्द अंदर दाखिल हो गए थे लश्कर जंगवी से ताल्लुक़ रखने वाले और कई फ़ौजी जवानों को शहीद और यरगमाल बनाए रखा था उन्होंने। तो एक और केस का हवाला भी दिया इसी आइनी बेंच ने। उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ पर आर्मी चीफ का तैयारा अगवा करके भारत पहुंचाने के हुक्म के हवाले से तैयारा अगवा साजिश केस भी चला था। तो ऐसे खौफनाक केसेस और ऐसे खौफनाक मामलात का ट्रायल तो इंसदाद दहशत गर्दी की आम अदालतों में हुआ। 9 मई को एहतजाज करने वालों ने ऐसा क्या जुर्म किया था कि उनके केस जो हैं वो फ़ौजी अदालतों में चलाए गए? जनाब, ये हम नहीं कह रहे, ये आप PTI वाले यूट्यूबर्स ये सवाल नहीं उठा रहे, ये आइनी बेंच ने ये सवाल उठाया है और इस टोन में बात की है वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस से। और वो आइनी बेंच जिसको 26वीं आइनी तरमीम के बाद इसी हुकूमत की सरपरस्त इस्टेब्लिशमेंट
پارلیمنٹ کی منظوری سے تشکیل دیا گیا تھا، وہ یہ سوال اٹھا رہا ہے۔ تو یہ اب اندھوں کو بھی نظر آنے لگ گیا ہے کہ تبدیلی آ گئی ہے۔ ابھی آگے سنیں ناظرین، یہ مزید جسٹس حسن اظہر رضوی نے سوال کیا کہ ہمیں ان تمام واقعات کا ڈیٹا فراہم کریں کہ ان واقعات میں فوجی تنصیبات کو کیا کیا نقصان پہنچا اور اتنے خطرناک دہشت گردوں کے خلاف کیسز کن عدالتوں میں چلائے گئے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے سوال کیا کہ 9 مئی کے جن ملزمان کا انسداد دہشت گردی عدالتوں میں کیس چل رہا ہے وہ تو بری ہو رہے ہیں، اور جن کا فوجی عدالتوں میں کیس چل رہا ہے انہیں سزائیں ہو رہی ہیں۔ کیا فوجی عدالتوں میں کوئی خاص ثبوت پیش کیے جا رہے ہیں؟ یہ دوسرا جھٹکا تھا جو وزارت دفاع کے وکیل کو لگا۔ اور آگے سنیں، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس مسرت ہلالی نے سوالات اٹھائے کہ یہ فیصلہ کون کرتا ہے کہ 9 مئی کے کس ملزم کا کیس فوجی عدالت میں چلے گا اور کس کا عام عدالت میں یعنی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں چلے گا، کیونکہ تمام FIRs تو ایک جیسی ہیں۔ ہمیں ملزمان کو فوجی عدالتوں کے حوالے کرنے والا آرڈر دکھائیں جو انسداد دہشت گردی کی عدالتوں نے جاری کیا۔ ناظرین، یہ بھی پوچھا گیا کہ جس وقت ملزمان کو فوجی تحویل میں دیا گیا اس وقت بنیادی حقوق معطل نہیں تھے اور ملک میں ایمرجنسی بھی لگی ہوئی نہیں تھی، پھر کس قانون کے تحت ان کے کیس عام عدالت کی بجائے یا انسداد دہشت گردی کی عدالت کی بجائے فوجی عدالتوں میں بھجوائے گئے؟ یہ جسٹس مسرت ہلالی نے یہ سوال اٹھایا، جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سمجھ لیں کہ بہت خصوصی نظر کرم رکھنے والی جسٹس تھیں۔ یوں آپ سمجھ لیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے منظور نظر ترین ججز ہیں یہ ان میں شامل ہیں، اور وہ یہ سوال کر رہی ہیں، بہت بنیادی سوال۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ بات اب کس طرف چل پڑی ہے۔ ساتھ ہی ان ججز نے یہ بھی کہا کہ کوئی ایسی مثال پیش کریں کہ جہاں آئین معطل کیے بغیر کسی سویلین کا ملٹری ٹرائل ہوا ہو، اور یہ بھی بتائیں کہ ملٹری تحویل میں لینے کا عمل کون شروع کرتا ہے۔ تمام کیسز کی FIRs بھی سپریم کورٹ میں پیش کی جائے۔ ناظرین، ایک جج نے مذاق میں پھر جسٹس جو وکیل تھے وزارت دفاع کے خواجہ حارث، انہوں نے کہا کہ آج آپ سوالات کی باسکٹ بھر کر لے جا رہے ہیں، کیونکہ اب ججز کو بھی مزہ آ رہا ہوگا کہ بڑے عرصے کے بعد تو ایسے دن آئے ہیں کہ ان کے پر جو کھولے گئے ہیں اور انہیں اڑنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے۔ تو اب آزاد عدلیہ اور آزاد خیال جج صاحبان کا جو ایک منظر ہے وہ پیش کرنے لگ گئی ہے 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر ہی۔ یہ سب کسی دی گئی آزادی کا نتیجہ ہے، یہ کہنا ہے ذرائع کا۔ اور یہ ان تابڑ توڑ سوالات سے ناظرین اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ملک کی سب سے بڑی عدالت نے فوجی عدالتوں سے سزاؤں کی بنیاد پر ہی حملہ کر دیا ہے، اور جن سزاؤں پر نون لیگی اچھل کود کر رہے تھے بہت زیادہ، وہ اب سرے سے ہی کالعدم ہونے جا رہی ہیں۔ یہ ہے کرشمہ اس فون کال کا جو واشنگٹن سے پہلے پینٹاگون اور سعودی عرب میں ولیعہد شہزادہ محمد بن سلمان تک پہنچی، اور پھر وہاں سے پاکستان میں راولپنڈی اور اسلام آباد کی جو 2 طاقتور ترین مراکز ہیں وہاں آئی، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ ناظرین، سپریم کورٹ اور انسداد دہشت گردی عدالتوں کے ججز کی یہ جو اچانک ٹون بدلی ہے، اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ راولپنڈی اسلام آباد میں بیٹھے طاقتور لوگوں کی طرف سے انہیں نئے احکامات پہنچا دیے گئے ہیں، اور ان پر عمل درآمد کے لیے 10 روز کی ڈیڈ لائن بھی دے دی گئی ہے۔ یعنی یہ تمام رہائیاں
20 जनवरी से पहले पहले अमल में आ जानी चाहिए। हमारी मुअज़्ज़ज़ अदलिया को ये पैगाम मिल चुका है। ये कहना है ज़राए का। रावलपिंडी इस्लामाबाद के ताकतवर हलकों और इदारों ने ये जो नए अहकामात दिए हैं ये क्यों दिए, इस हवाले से वाक़फ़ान हाल का कहना है कि ट्रंप ऑफिस से बरास्ता पेंटागन और बरास्ता सऊदी अरब फ़ोन कॉल 1 हफ़्ता पहले आई थी। बड़ी खबर नाज़रीन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि वो असल फ़ोन कॉल जिसका आतिफ़ खान ने कल बड़ा दावा किया अपने इंटरव्यू में, उसके बारे में अब ये कन्फर्म हो गया है कि वो 1 हफ़्ता पहले आई थी। और उस फ़ोन कॉल में ये कहा गया था कि नौ मुंतखब अमरीकी सदर पाकिस्तान में इमरान खान और पीटीआई कारकुनों और रहनुमाओं के ख़िलाफ़ जारी इंतकामी कार्रवाइयों पर फ़िक्रमंद हैं, इसलिए इन सब की रिहाई अमल में लाकर रिपोर्ट पेश की जाए। इस कॉल के आने के बाद खामोशी से सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच और इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों के मुतल्लिका जजेस को नई पॉलिसी से आगाह कर दिया गया और उसके बाद ही फिर ये तमाम केसेस भी लगने लग गए और जो महफूज फ़ैसले थे वो सुनाने के अमल का भी आगाज़ कर दिया गया है। नाज़रीन, साथ में 10 रोज़ की डेडलाइन भी इसी दौरान दी गई है, इसलिए मामले की संगीनी से आगाह हल्के कह रहे हैं कि नून लीग को भी अंदर खाते इशारा दे दिया गया है कि अब आप भी अपना बोरिया बिस्तर बांधें और रुखसती की तैयारी करें। मज़ीद अपडेट्स जल्द आपके लिए पेश करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।